नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात सांसदों के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की, क्योंकि सत्ता तो हाथ से फिसल ही गई है। अब धीरे धीरे पार्टी भी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। फिर बात करेंगे हत्या के चक्रव्यूह में फंसी महाविकास अघाड़ी की, क्योंकि महाराष्ट्र के अमरावती में बिल्कुल उदयपुर के हत्याकांड जैसा ही 21 जून का एक मामला सामने आया है, जिसकी अब एनआईए जांच कर रही है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे बीजेपी के चक्रकाल में फंसी कांग्रेस की, जिसने कन्हैया लाल के हत्यारे का बीजेपी से कनेक्शन होने के दावे के साथ पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे कोर्ट के चक्रव्यूह में फंसे मोहम्मद जुबैर की, जिसे अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान पर। फ्लोर टेस्ट से बचने के लिए उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। रातों रात उनकी सरकार गिर गई। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया और देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। लेकिन सबसे अहम और जरूरी बात कि अब सत्ता की लड़ाई सिंबल की लड़ाई में तब्दील हो गई है। सत्ता तो शिंदे ने जीत ली, लेकिन बाला साहेब के विचारधारा पर चलने वाले एकनाथ शिंदे क्या शिवसेना को भी अपना बना पाएंगे? क्योंकि खबर अब यह है कि विधायकों की बगावत के बाद उद्धव के 19 में से 14 सांसद शिंदे के संपर्क में हैं। अब इन 14 सांसदों का भी कुछ इसी तरह का एग्जिट प्लान है। इसमें से कुछ सांसदों ने उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे गुट से समझौता कर लेने तक की सलाह दी है। अब जब विधायकों ने बगावत की तो सिर्फ शिवसेना ही नहीं टूटी, महाविकास अघाड़ी सरकार ही गिर गई। लेकिन सांसदों ने भी अगर अपने एग्जिट प्लान को अंजाम दे दिया तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। वहीं सत्ता चले जाने के सदमे के बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पार्टी से जुड़े सभी पदों से हटा दिया है, लेकिन शिंदे गुट इसका विरोध कर रहा है, जिसके बाद इस मामले में शिंदे कैंप की ओर से कोर्ट जाने की बात कही गई है। यानी शिवसेना की फूट से जुड़े विवाद का अब कोर्ट की चौखट पर पहुंचना तय हो गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद अब विधानसभा स्पीकर पद को लेकर कवायद तेज हो गई है। एमवीए ने भी स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में आज होने वाले स्पीकर चुनाव पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। एनडीए की तरफ से भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर को उतारा गया है। वहीं एमवीए ने शिवसेना विधायक राजन साल्वी को प्रत्याशी बनाया है। शिवसेना के विधायकों ने तो अपनी विचारधारा को बचाने के लिए बीजेपी का हाथ पकड़ लिया, जिसका भारी खामियाजा उद्धव ठाकरे को चुकाना पड़ा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि स्पीकर के चुनाव में क्या कुछ होता है। यहां स्पीकर के चुनाव को लेकर उद्धव गुट में खलबली मची हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से उदयपुर जैसा मामला सामने आने के बाद महाविकास अघाड़ी सवालों के घेरे में आ गई। मामले में अमरावती के एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की 21 जून को गला रेत कर हत्या कर दी गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटा गया और उस बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अहम बात यह है कि यह मामला कन्हैया लाल की हत्या से एक हफ्ते पहले का है, जिस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। लेकिन इस मामले को लूट का बताकर इसे दबा दिया गया, जिसने फिर एक बार उद्धव ठाकरे की तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर कर दिया है। अब जैसे ही सरकार बदली, मामले को संज्ञान में लिया गया और तुरंत इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई। अब एनआईए इस मामले की जांच करेगी और पता लगाएगी कि उदयपुर हत्याकांड से अमरावती में हुई इस हत्या का कोई कनेक्शन है या नहीं। वहीं कहा यह जा रहा है कि हत्यारे लूट की मंशा से वहां आए थे, लेकिन उमेश के गले में जो सोने की चेन थी उसे तो हाथ भी नहीं लगाया गया। वहीं मृतक के बेटे की जेब में पड़े हजारों रुपयों को नहीं छीना गया। बस अज्ञात लोगों ने मौके पर पहुंचकर उमेश का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब इस हत्या के पीछे वही कारण बताया जा रहा है जो कन्हैया लाल हत्याकांड में सामने आया है। यानी कि माना जा रहा है कि उमेश ने नुपुर शर्मा के समर्थन में जो पोस्ट किया था, उसी को लेकर हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा मृतक के बेटे संकेत का भी कहना है
कि उसके पिता की हत्या लूट की मंशा से नहीं की गई थी और इस मामले में मुंह खोले जाने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी हत्यारों की ओर से दी गई थी। ऐसे में इस मामले के सामने आने के बाद पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। अमरावती में जो हुआ वो नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर कट्टरपंथियों की ओर से दी गई सजा का पहला उदाहरण था और उदयपुर में जो हुआ वो दूसरा। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कट्टरपंथियों को फिर से बढ़ावा मिल गया है, जिसके बाद ना जाने अब और कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जाएगा और उद्धव ठाकरे जैसे नेता इस पर बस अपनी वोट बैंक की राजनीति कर मामलों को इसी तरह दबाने में लगे रहेंगे। एक तरफ अमरावती में उमेश की हत्या का मामला सामने आने के बाद फिर देश भर में हंगामा मच गया, तो वहीं कांग्रेस ने कन्हैया लाल की हत्या को अपनी राजनीति का जरिया बना लिया। कांग्रेस ने अब इस मामले में अपनी और अपने प्रशासन की नाकामी छिपाने के लिए कन्हैया लाल के हत्या का बीजेपी कनेक्शन निकालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि रियाज अटारी राजस्थान में बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ था। उनके मुताबिक रिसर्च करने पर पता चला कि फेसबुक पर बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता इरशाद चैनवाला ने 30 नवंबर 2018 को पोस्ट किया था और रियाज को पार्टी का कार्यकर्ता बताया था। पवन खेड़ा ने बीजेपी को सवालों के घेरे में लेते हुए कहा कि आखिर क्यों जैसे ही उदयपुर में हत्याकांड हुआ केंद्र ने एनआईए जांच की बात कही। हमारे सीएम ने तुरंत इसका स्वागत किया, लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो कई सवाल उठा रही हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि क्या बीजेपी की केंद्र सरकार ने इन्हीं कारणों से डरकर जल्दबाजी में एनआईए को यह केस सौंपने का निर्णय लिया? यहां देश की अखंडता का मामला है, जवाब देना होगा। पवन खेड़ा ने रियाज के बीजेपी कनेक्शन तो निकाल दिए, लेकिन ये देखना भूल गए कि किस तरह से रियाज बीजेपी के खिलाफ ही हमेशा जहर उगलता रहा है। उसके पोस्ट से लेकर उसके बयानों तक हर चीज में उसने बस बीजेपी के ही खिलाफ बातें की हैं। शर्मनाक बात तो यह है कि कन्हैया लाल के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय कांग्रेस ने उसकी हत्या पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। अगर इतनी ही कांग्रेस पार्टी उदयपुर में इस मामले में एक्टिव है, तो फिर जो महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? 21 जून की घटना को क्यों लूट का मामला बताकर दबा दिया गया? वो सब इसीलिए क्योंकि उस मामले में मुजरिमों ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया था और कांग्रेस को अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। बस इसीलिए ही उदयपुर के मामले में अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस अब बीजेपी को घसीटने में लगी है। यहां कांग्रेस ने फिर से अपनी शर्मनाक राजनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया, तो वहीं ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब जुबैर जेल की हवा खाने वाला है। जुबैर पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने और मामले में आपत्तिजनक ट्वीट कर धार्मिक भावनाएं भड़काए जाने के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदा लेने के आरोप में नई धाराएं भी लगा दी हैं, जिसके तहत अब जुबैर पर 201, 120B, 35 FCRA धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क जब्त कर लिया गया है। वहीं इसके अलावा अब मामले में जुबैर पर ईडी की भी गाज गिरने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जुबैर की बैंक डिटेल्स की जानकारी ईडी को दी है। साथ ही एफआईआर की कॉपी भी ईडी को सौंपी गई है। पुलिस ने परावडा फाउंडेशन आईसीआईसीआई बैंक की डिटेल्स ईडी को ट्रांसफर की है। इस अकाउंट में पिछले 3 महीने में 56 लाख रुपए आए हैं और ये रकम पाकिस्तान और सऊदी से जुबैर के अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा ये जानकारी भी सामने आई है कि जुबैर की गिरफ्तारी पर छाती पीटने वाले ज्यादातर ट्विटर हैंडल मध्य पूर्वी देशों के थे, जिसमें यूएई, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। 2018 में किए गए आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। तभी सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स बढ़ गए थे और वहीं से बहस और नफरत फैलाने का सिलसिला भी शुरू हुआ था। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी के बाद भी ट्विटर पर आई सपोर्ट जुबैर जैसे हैशटैग लंबे समय तक ट्रेंड करते रहे और फैक्ट चेकर की गिरफ्तारी,
प्राइम टाइम बहस का केंद्र बन गई। लेकिन अब जुबैर को जेल की हवा खानी पड़ेगी और जो लोग उसकी गिरफ्तारी पर अपनी छाती पीट रहे थे वो इस बात को समझ लें कि जुबैर ने जो हरकत की थी उसके लिए कोर्ट ने भी उसे गलत माना है, जिसके बाद उसे और 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। ऐसे में अब उस पर ईडी की भी गाज गिरने वाली है, जिसके बाद वो लंबा नपने वाला है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।